मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, आप सभी का मैं गीते मैम गणित 2 में ऑनलाइन सेशन में स्वागत करती हूँ। देखो बच्चों, पिछले 2-3 सेशन से हम तीसरा लेसन वृत्त इसका अध्ययन कर रहे हैं। आज के सेशन में हम वृत्त में हमारा नेक्स्ट टॉपिक वृत्तचाप इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलो हम हमारे सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक है वृत्तचाप। वृत्तचाप क्या है, इसके पूर्व कक्षा में भी आपका थोड़ा अध्ययन हुआ है कि वृत्त की जीवा या छेदन रेखा वृत्त को 2 भाग में विभाजित करती है। आप सबको पता है वृत्त, उसके पहले सेशन में हमने कुछ बेसिक संकल्पनाएं भी स्पष्ट की थी। वृत्त की जीवा के कारण वृत्त के 2 भागों में विभाजन होता है, एक बड़ा भाग और एक छोटा भाग। यदि सबसे बड़ी जीवा यानी कि वृत्त का व्यास होगा तो व्यास के कारण वृत्त के 2 समान भागों में विभाजन होता है। ओके, तो वृत्त के विभाजित परिघ के भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। देखो, फिगर देखने के बाद आपको आकृति देखने के बाद समझ में आएगा। मैं शॉर्टकट में आपको बता रही हूँ वृत्तचाप किसे कहते हैं। विभाजित परिघ के भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। यहाँ पे आपको एक वृत्त की आकृति दिख रही है जिसका केंद्र O है और एम उस वृत्त की जीवा है। अब ये एम वृत्त की जीवा होने के कारण, इस जीवा के कारण वृत्त के 2 भागों में विभाजन हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो पोर्शन दिख रहा है ये बड़ा है और ये छोटा है। तो ये जो पूरा होता है इसे हम वृत्त का परिघ कहते हैं। वृत्ताकार जो भाग होता है वृत्त का परिघ कहते हैं। तो ये जीवा के कारण 2 भागों में परिघ का भी विभाजन हुआ है। यहाँ से ये अलग भाग जो ग्रीन दर्शाया मैंने और ये ब्लू दर्शाया, इन भागों को वृत्त का चाप कहते हैं। ये ग्रीन वाला छोटा परिघ का भाग है, इसलिए इसे दीर्घ चाप न कहते हुए लघु चाप कहते हैं। और ये बड़ा दिख रहा है, इसे हम दीर्घ चाप कहेंगे। बड़ा चाप या दीर्घ चाप। तो इस जीवा के कारण वृत्त के 2 चापों में विभाजन हुआ है भागों में। हर एक भाग को हम कहेंगे एक लघु चाप और एक दीर्घ चाप। उसे इंग्लिश में माइनर आर्क और मेजर आर्क कहा जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, दिए गए आकृति में जीवा एम द्वारा वृत्त 2 भागों में विभाजित हुआ है, एक विशाल चाप और एक लघु चाप। यह आप कहेंगे दीर्घ चाप या लघु चाप। आकृति में चाप MPN यह लघु चाप है। अभी इसका वाचन कैसे करना है, देखो M और N, यहाँ पे मैंने P और Q बिंदु लिया है। यदि P और Q नहीं होंगे, यदि P नहीं होगा तो आप सिर्फ लघु चाप का वाचन लघु चाप MN कर सकते हैं और दीर्घ चाप का वाचन MQN कर सकते हैं। लेकिन मैंने लघु चाप में भी एक बिंदु P लिया है, इसलिए चाप का मापन वाचन करते समय आपको चाप लघु चाप MPN, क्योंकि पूरा बिंदु का समुच्चय है इसलिए MPN ऐसा हम करेंगे। ओके, ये लघु चाप हुआ। और दीर्घ चाप MQN यह दीर्घ चाप हुआ। और दोनों चाप के अंत बिंदु M बिंदु और N बिंदु है। मतलब ये जो चाप है यहाँ पे N बिंदु पर, यहाँ पे M बिंदु पर ये लघु चाप खत्म होता है। और दीर्घ चाप भी यहाँ पे N बिंदु पर और यहाँ से M बिंदु पर खत्म होता है। इसलिए M बिंदु और N बिंदु जो जीवा के बिंदु है, अंत बिंदु, वही उस चाप के भी अंत बिंदु है। बिंदु M और N अंत्य बिंदु है। अंत नहीं, अंत्य बिंदु बोलना है आपको। अंत्य बिंदु मतलब लास्ट बिंदु। ओके,
ये जो पोर्शन है बीच वाला पोर्शन उसे मेजर सेगमेंट, इसे माइनर सेगमेंट, इसे मेजर सेगमेंट और इसे कहते हैं माइनर सेगमेंट। यानी कि वृत्तखंड और वो हम हमारे जो लास्ट लेसन है मेंशुरेशन उसमें हम देखने वाले हैं। आज हमें सिर्फ वृत्त इस पार्ट में आर्क क्या है वो समझ लेना है। सबको समझ में आया होगा कि ये लघु चाप होगा ये। अभी इमेजिन करो ये चाप, ये जो जीवा है इसके वजह मैंने बड़ी जीवा खींची जो वृत्त का व्यास होती है, तो उसके कारण वृत्त का दो समान भागों में विभाजन होता है, तो वो भी चाप तैयार होते हैं। तो दोनों चाप समान मापों के हो गए, समान हो गए। ओके, तो आपको चाप का मापन कैसे करना है, चाप पहचान में आना चाहिए आपको। ये जो पोर्शन है ये लघु चाप है और ये ब्लू वाला जो पोर्शन दिख रहा है पर्पल, ये दीर्घ चाप है। चाप MQN और लघु चाप MPN, ऐसे मैं वाचक करूँगी यहाँ पे। केंद्रीय कोण, अगला जो पॉइंट है हमारा केंद्रीय कोण तथा चाप का माप। हम एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम उसके ऊपर पे एग्जाम्पल हल करेंगे। केंद्रीय कोण तथा चाप का माप। देखो वापस मैंने एक यहाँ पे वृत्त खींचा है जिसका केंद्र C है। वापस मैंने लघु चाप और दीर्घ चाप को दर्शाया है। यहाँ पे जीवा न खींचते हुए मैंने सिर्फ पॉइंट लिए, A पॉइंट और B पॉइंट। इस A और B पॉइंट ये दोनों अंत्य पॉइंट हो गए दोनों चाप के। तो ये जो रेड पोर्शन दिख रहा है आपको ये लघु चाप हुआ और ये ब्लू पोर्शन दिख रहा है ये हुआ दीर्घ चाप हुआ। कौन सा चाप हुआ, दीर्घ। तो ये भी ये लघु चाप हुआ और ADB यह दीर्घ चाप हुआ। ओके, दीर्घ चाप में आपको एक पॉइंट लेना ही पड़ेगा क्योंकि वाचन करते समय आप ये भी अगर बोलेंगे तो ये वापस लघु चाप हो जाएगा, इसलिए ये भी लघु चाप है तो ADB यह दीर्घ चाप है जो दीर्घ भाग में है, वृत्त के दीर्घ भाग में आपको दिख रहा है। अभी A और B बिंदु से अगर हमने रेखाखंड खींच ले केंद्र तक, AC और BC, ये वृत्त की त्रिज्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है। अब इस रेखाखंड के कारण या त्रिज्या के कारण यहाँ पे केंद्र के बाजू में एक कोण तैयार हो रहा है। केंद्र के बाजू में आपको एक कोण दिख रहा है, इसे ही केंद्रीय कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं इसे, केंद्रीय कोण कहते हैं। समझ आ रहा है, वही हमें देखना है अभी। आकृति में C केंद्र के वृत्त में चाप AB लघु चाप है और चाप ADB यह दीर्घ चाप है। तो ये A और B उनके अंत्य बिंदु हो गए। अंत्य बिंदु से मैंने C के तक, केंद्र के C बिंदु तक मैंने रेखाखंड खींचे जो वृत्त की त्रिज्या है और उसके कारण यहाँ पे हमें कोण निर्मित हुआ है केंद्र के बाजू में। इस कोण को केंद्रीय कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, केंद्रीय कोण। उसका वाचन कैसे करेंगे, कोण ACB, C केंद्र है उसके इसलिए C बीच में आएगा। कोण ACB यह केंद्रीय कोण होगा, किसका, संगत लघु चाप के संदर्भ में यह केंद्रीय कोण। इधर से ये अगर करेंगे बात तो ये दीर्घ चाप के संदर्भ में केंद्रीय कोण होगा। समझ में आ रहा है, ये जो चाप होगा यहाँ पे ये दीर्घ चाप के संदर्भ में यहाँ पे आपको होगा ये दीर्घ कोण होगा, मतलब ये दीर्घ कोण होगा उसके दीर्घ चाप के संदर्भ में, दीर्घ चाप के संदर्भ में। ओके, दीर्घ चाप के संदर्भ में। तो अभी हम केंद्रीय कोण की बात करें किसके संदर्भ में, लघु चाप के संदर्भ में। तो कोण ACB यह केंद्रीय कोण हुआ संगत लघु चाप का, AB का। तो ये संगत लघु चाप के संदर्भ में ये केंद्रीय कोण है। इन दोनों में संबंध है या गुणधर्म आप कह सकते हैं। जो केंद्रीय कोण का माप होता है
वही उसके संगत लघु चाप वही उसके संगत लघु चाप का माप होता है। यदि केंद्रीय कोण का माप 40 अंश हुआ तो उसके संगत लघु चाप, यहाँ पे अगर आकृति की बात करेंगे तो ये भी हुआ, तो ए बी का माप भी 40 हुआ। ओके, अगर आपको दूसरे कोई केंद्र के संदर्भ में आकृति वृत्त होगा, उस संदर्भ में चाप का नाम अलग होगा और उसका केंद्रीय कोण का जो माप होगा वही उस चाप का माप होगा और उस चाप का आपको नाम देना है। तो क्या गुणधर्म याद रखना है आपको कि केंद्रीय कोण का माप उसके संगत केंद्रीय कोण के माप बराबर होता है। तो इस आकृति में केंद्रीय कोण कौन सा हुआ? फिर कोण ए सी बी, यह केंद्रीय कोण हुआ। और लघु चाप कौन सा हुआ? चाप ए बी, यह लघु चाप हुआ। छोटा जो भाग दिख रहा है ना आपको पोर्शन, लघु चाप हुआ। और ये बड़ा जो दिख रहा है ये ब्लू कलर के कर्व, ये हुआ दीर्घ चाप। तो आपको समझ में आया होगा। तो यदि पिछले आकृति के संदर्भ में आप बात करेंगे, माप चाप ए बी बराबर माप कोण ए सी बी है केंद्रीय कोण है। केंद्रीय कोण और चाप संगत लघु चाप का माप समान होता है। यदि केंद्रीय कोण दिए गए आकृति में थीटा का माप 30 अंश होगा तो इस दिए गए आकृति में संगत लघु चाप ए बी का माप भी 30 अंश ही होगा। यदि ये 40 होगा तो ये भी 40 अंश होगा। यदि ये 60 अंश होगा तो ये भी 60 अंश होगा। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है केंद्रीय कोण का माप बराबर संगत लघु चाप का माप होता है। अभी लघु चाप का माप तो हमें समझ में आ गया कि जो केंद्रीय कोण का माप होता है वही माप आएगा। ओके, लेकिन दीर्घ चाप का माप कैसे निकालना है हमें? आपको पता है पूर्ण वृत्त का माप जो होता है 360 अंश होता है। पूर्ण वृत्त का माप कितना अंश होता है? 360। उसमें से अगर हम संगत लघु चाप का माप को माइनस करेंगे तो हमें दीर्घ चाप का माप मिलेगा। इसलिए उसका सूत्र आएगा दीर्घ चाप का माप बराबर 360 माइनस संगत लघु चाप का माप। दीर्घ चाप का माप बराबर 360 माइनस संगत लघु चाप का माप। ओके, अर्धवृत्तीय चाप, मैंने पहले कहा कि जो आकृति हमने जीवा दिखाई थी उसमें 2 चाप का निर्माण हुआ। एक लघु चाप था और दूसरा था दीर्घ चाप। एक लघु चाप था और दूसरा दीर्घ चाप था। लेकिन यदि हम सबसे बड़ी जीवा यानी कि वृत्त का व्यास खींचेंगे तो उसके कारण वृत्त का अर्धवृत्त में विभाजन होगा। 2 अर्धवृत्त मिलेंगे यानी कि दोनों वृत्त का माप समान हो गया अर्धवृत्त के, इसलिए हम अर्धवृत्त उसे कहते हैं। तो उस जीवा के कारण अगर 2 अर्धवृत्तीय चाप निर्मित हो रहे तो उनका माप जो अर्धवृत्त का माप होता है 180 अंश वही होगा। इसलिए अर्धवृत्तीय चाप अर्थात अर्धवृत्त का माप 180 अंश होता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब अर्धवृत्तीय चाप होगा तो उसका माप कितना लेना है आपको? 180 अंश। अर्धवृत्तीय चाप निर्मित कब होगी? जब जीवा के कारण वृत्त का 2 भागों में विभाजन होगा। व्यास के कारण, सबसे बड़ी जीवा यानी कि व्यास के कारण वृत्त के 2 भागों में विभाजन होगा। पूर्ण वृत्त का माप पता है 360 अंश होता है। कितना होता है? 60। अगला पॉइंट लेंगे हम लोग चाप की सर्वांग समता। आपको हर एक पॉइंट नोटबुक में नोट करके लर्न करना है, उसके आधार पर हम आगे एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले। चाप की सर्वांग समता यानी कि 2 चाप कब समान होते हैं? यदि दोनों चापों के माप समान हो और त्रिज्याएं समान हो तो वे दोनों चाप सर्वांगसम होते हैं। समझ में? यदि दिए गए एक वृत्त में या अलग अलग वृत्त में दोनों चाप के माप समान है और उनकी त्रिज्याएं भी समान हो तो दोनों चाप क्या कहेंगे हम? सर्वांगसम। यहाँ पे आपको आकृति दिख रही है। इस आकृति में ये भी, ये ब्लू, ये एक लघु चाप है और डीसी एक लघु चाप है। ओके, उनका केंद्रीय कोण का माप डीसी का संगत केंद्रीय कोण का माप 45 अंश है। ये भी चाप के संगत केंद्रीय कोण का माप भी 45 अंश है। इसका केंद्रीय कोण 45 है इसलिए ए बी
लघु चाप का माप भी 45 हुआ और सी डी लघु चाप का माप भी 45 हुआ। दोनों एक ही वृत्त में है, इसलिए उनकी त्रिज्याएं भी कैसी हो गई, समान। इसलिए चाप ए बी और चाप सी डी ये दोनों समान चाप है या सर्वांग समचाप। यदि दो अलग अलग वृत्त हो गए तो दोनों वृत्त में यदि त्रिज्याएं समान त्रिज्या पर अगर वहाँ पे जो चापों के माप समान है और उनकी त्रिज्याएं भी समान हो गई तभी वो दोनों चाप सर्वांग सम हो गए। ये हो गई चाप की सर्वांग समता। यहाँ पे हम कहेंगे चाप ए बी बराबर चाप सी डी। चापों के मापों का गुणधर्म। अगला पॉइंट है हमारा चापों के मापों का गुणधर्म। यहाँ पे आपको एक वापस एक वृत्त दिख रहा है बटा वाला। उस वृत्त पर पी बिंदु, क्यू बिंदु, आर बिंदु, एस बिंदु और टी बिंदु स्थित है। सभी बिंदु पांचों बिंदु एक ही वृत्त पर स्थित है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है बिंदु पी क्यू आर एस टी एक ही वृत्त पर स्थित है। ओके, अभी देखो आप यहाँ पे अलग अलग चाप आपको दिख रही है। पी और टी अगर अंत्य बिंदु अगर हमने देखे तो ये चाप पी से शुरू होकर टी तक ये दीर्घ चाप हुआ, तो आर बिंदु हमें लेना पड़ेगा मिडल वाला, तो पी आर टी है दीर्घ चाप हुआ और पी टी है स्मॉल चाप हुआ, लघु चाप। लेकिन दीर्घ चाप पी आर टी की अगर बात करेंगे वहाँ पे वापस हमें पी क्यू आर यह एक चाप की निर्मित हो रही है और आर एस टी यह एक चाप की निर्मित हो रही है। तो ये जो दीर्घ चाप है पी आर टी ये दोनों चापों का योगफल होगा, दोनों चापों का योगफल होगा। समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ पे हमने जो दर्शाया है ये लघु चाप हुआ, ये क्या हुआ आपका, ये लघु चाप हुआ यहाँ तक। यहाँ से ये टी और ये पी ये उसके अंत्य बिंदु हो गए, मतलब अंत लास्ट वाले अंत के, तो ये लघु चाप हुआ। तो उसके संदर्भ में अगर हम दीर्घ चाप की बात करेंगे, यदि उनके संदर्भ में अगर हम दीर्घ चाप की बात करेंगे तो होगा यहाँ पी और टी अंत्य बिंदु हो गए, तो पी से लेकर आपको यहाँ इस पॉइंट से लेकर आर, ये पी और ये टी, यानी कि ये पूरा पोर्शन ये दीर्घ चाप होगा पी आर टी। लेकिन इसमें वापस आपको ये दिख रहा है, आपको ये स्मॉल चाप दिख रहा है एक छोटा पी क्यू आर, ये हो गया पी क्यू आर, ये चाप हो गया राइट यहाँ तक। और दूसरा एक चाप है यहाँ पे ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक। पेन बराबर नहीं चल रहा है, थोड़ा हम वापस रब करेंगे दर्शाने के लिए, थोड़ा सा यहाँ पे भी रब करेंगे जो बाहर आया है हमारा। दूसरा कलर का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। तो ये आप देख रहे हैं ये आर से टी तक, यानी कि आर एस टी, ये वाला आर एस टी। वापस थोड़ा रब करेंगे यहाँ पे, सॉरी ये पूरा रब हो रहा है। तो यहाँ से ये जो पोर्शन आ रहा है ये यहाँ से आर एस टी होगा। ओके, जो बाह्य पोर्शन है उसको हम थोड़ा सा कट कर देंगे, यहाँ पे इरेज कर देंगे इरेजर से। ओके, तो ये दो वापस लघु चाप दिख रहे हैं, इसलिए दीर्घ चाप का बराबर ही दीर्घ चाप जो है पी आर माप चाप पी आर टी बराबर इसका जो माप होगा ये दोनों का योगफल होगा, माप चाप पी क्यू आर प्लस माप चाप आर एस टी। सपोज माप चाप पी क्यू आर बराबर माप चाप पी क्यू आर बराबर 60 अंश होगा और आर एस टी बराबर भी 60 अंश होगा, तो ये 160 प्लस 60 120 होगा माप चाप पी आर टी का माप।
यदि ये 70 होगा और ये 60